समझ आया जितना पढ़ा है? हाँ। हाँ, क्या होती है? हाँ। नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो वो रेशो होती है कि आपके पास कितनी कैपिटल है टू मैनेज कितना रिस्क हो सकता है। अगर कोई रिस्क हो गया, क्या आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है उसको मैनेज करने के लिए, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है। एक बैंक को बेसल नॉर्म्स के अंदर नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, जिसमें लिखा गया है कि बैंक को क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस लेनी है। 9% से कम आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो नहीं हो सकती है, और अगर है तो मतलब दिक्कत है। ठीक है, फ़ोन यूज़ मत करो थोड़ा सा प्लीज़। तो समझने पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर नहीं समझेंगे ना, यहीं से दिक्कत स्टार्ट होगी। और अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, कुछ डाउट्स हैं? समझ आए? किसी को कुछ डाउट है? पक्का? अभी मैं बता रही हूँ। गरिमा, नाम भूल गई मैं। साक्षी और तनिषा, दिव्या, डाउट तो नहीं है आपको? आपका भी नाम भूल गई मैं। विशाल, और आपका क्या था? अच्छा, आपका याद है, मानवी, या समझ आ गया ना? और आपको समझ आ गया? ठीक है, मतलब समझ आ रही है ना चीज़ें? कहीं लिंक जो फर्स्ट क्लास में थोड़ा लगा था कनेक्ट नहीं हो रहा, अब कनेक्टिव वे में ही चल रही है सारी चीज़ें। ठीक है, कोई डाउट जो आपने पूछा है? प्राची, तो ये है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोल रहे हो ना आप, CAR। वो होता है कि आपके पास कितनी कैपिटल है विद रिस्पेक्ट टू द रिस्क दैट यू आर गोइंग टू फेस। अगर आपके बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है इकोनॉमी में, और आपको रिस्क बहुत ज़्यादा आने वाला है, बैंक को आप, क्या आपके पास सफिशिएंट कैपिटल है कि आप उसको मैनेज कर लोगे? कैपिटल मतलब आपने जो सेव फंड्स रखे हैं, आपकी खुद की कुछ इन्वेस्टमेंट है, वो सारी कैपिटल हो गई ना। एक बैंक की भी तो हर किसी की कैपिटल होती है, वो भी होगी उसकी। तो क्या किसी बैंक के पास सफिशिएंट कैपिटल है कि अगर बाई चांस कोई रिस्क आ गया उससे वो झेल लेगा कि नहीं झेलेगा? नहीं झेल पाया, दैट मीन्स उसको दिक्कत है। वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एडिक्वेट है कि नहीं, वर्ड ही बोल रहा अपने आप में। ठीक है, और अभी आप SLR बोल रहे हो तो रेट है, ये दोनों अलग हैं बिल्कुल। वो रेशियो है, वो अकाउंटिंग टर्म्स में, रेटिंग टर्म्स में, ये रेट्स हैं SLR। ठीक है, समझ आ? देखा जाए तो अगर उसमें दिक्कत है तो बैंक में भी दिक्कत है ना? अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में दिक्कत है तो मतलब बैंक में दिक्कत आने वाली है, इफ है नहीं तो। ठीक है ना? समझ आया? तो अभी तक मैंने जितना बताया है, एक बार फिर से रिकैप क्या था बता दो मुझे। मॉनेटरी टूल्स को कैसे इम्पैक्ट करने वाले हम, क्वांटिटी कैसे चेंज करेंगे इकोनॉमी में। ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे चेंज करोगे, वो सब देखना है आपको। कैसे चेंज करेंगे, पूरे क्वांटिटेटिव टूल्स हमने पढ़ लिए हैं ऑलमोस्ट। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ। अब मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा। मैं एक चीज़ बताऊँ, नॉलेज इनफाइनाइट होती है किसी भी टॉपिक पे। सोशल पढ़ोगे उसमें इनफाइनाइट चीज़ें होंगी, मैथ्स पढ़ोगे उसमें इनफाइनाइट है। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको पढ़ना क्या है। और पढ़ने के लिए ना स्टार्ट बेस से करते हैं, क्योंकि मैं सीधा बचपन में 12th क्लास की बुक उठा लूँगी, मुझे समझ नहीं आएगी। देयर इज़ अ वे ऑफ स्टडिंग। नॉलेज इज़ लाइक एन ओशियन, बहुत बड़ा है ये। तभी यूपीएससी किसी का हो पाता है और किसी का नहीं हो पाता है। पहली तो स्ट्रैटेजी गलत होती है, फिर दूसरी चीज़ होती है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की नहीं है। ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव इतना डेवलप नहीं हुआ है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप आधी चीज़ें समझोगे, मैं अभी जो चीज़ें हो रही हैं उसी से रिलेटेड ही बताती हूँ, कि अगर आप खुद वहाँ पर हो एज अ पॉलिसी मेकर और एज एन इकोनॉमिस्ट, आप क्या करोगे? वही तो यूपीएससी आपसे जानना चाहता है कि आप एग्जाम क्लियर करके कोई एक पोजीशन होल्ड करोगे, आप क्या करोगे वहाँ पे? आप बुक पढ़ लो, 20 बुक पढ़ लो, बट अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, प्रैक्टिकल कुछ नहीं मतलब है। रमेश सिंह पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, बट उसका मतलब तो समझ आए। वो बोल रहा है टू टारगेट द इन्फ्लेशन यू शुड कंट्रोल अदर पॉलिसी मेथड्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। और थोड़ा डिटेल्ड में बता दिया कुछ ऐसे। अभी डिस्काउंटिंग रेट पता नहीं होता, फटाफट गूगल पे जाते, डिस्काउंटिंग रेट का मतलब समझते, गूगल से यूट्यूब पे जाते, कुछ मतलब आता, यही होता है ना, कनेक्टिव है ना सारा। तो वही बात है, अगर आपको वहाँ पे डिस्काउंटिंग वर्ड का मतलब समझ आ गया, अब आप खुद ही चेन बनाओगे, अच्छा हाँ डिस्काउंटिंग मैंने सुना था ये होता है। वो पैराग्राफ जो आपको शायद 10 मिनट में समझ आना था ना, बिकॉज यू हैव हर्ड इट, अब वो 2 मिनट में समझ आएगा। आफ्टर यू हैव लाइक मेक एन अंडरस्टैंडिंग, सब समझ आ गया है, उसके बाद आप कुछ रीड करो, तब समझ आता है। ठीक है,
मैथ्स समझने के बाद प्रैक्टिस करते हो या प्रैक्टिस पहले कर लो तो कॉन्सेप्ट बाद में समझते हैं, ऐसे नहीं होता। देयर इज अ वे। और मैंने फिर से बोला, नॉलेज एकदम ओशन है, बहुत है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब सही होता है। वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, सब सही है, बट बात है कि आपको क्या समझ आ रहा है। बेसिक समझ आ रहे हैं, उससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं आरबीआई के अंडर काम कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन आ गया है, मैं क्या करूँगा। आपको ये आंसर करने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर आप थोड़े से डेवलप कर रहे हो अपने माइंड के जोन में। बुक्स रीडिंग इज नॉट सफिशिएंट, अंडरस्टैंडिंग इज मोर मैंडेटरी। समझ आ रही है कि मैं ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। कभी कभी किसी को लग भी रहा होगा कि बहुत बेसिक, बेसिक ही तो वीक होते हैं हमारी। टारगेटिंग नहीं समझ आती हमें क्या होती है, कैसे चेन है ये नहीं समझ आता। अब मैं चेन क्यों बताती हूँ, वाई डू आई फोकस ऑन दैट, क्योंकि जब आप आंसर लिखोगे ना, एक लाइन का आंसर आपको लिखना ही नहीं है, आपको पूरा इम्पैक्ट बताते हुए चलना है कि इकोनॉमी में हर सेक्टर रिलेटेड है। कि अगर बाय चांस मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी, क्या वो सिर्फ बैंक्स को अफेक्ट करेगी, नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी पहले बैंक को करेगी, बैंक्स करेगा पब्लिक को। और पब्लिक में कितने लोग हैं, एक एग्रीकल्चर में है, एक सर्विस में है, एक इंडस्ट्री में है, कोई फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है, कोई स्टॉक मार्केटिंग कर रहा है। उन सब पे अलग अलग इम्पैक्ट होंगे। आपका क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं, आपको एज दैट पर्सन सोचना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप क्या स्टेप्स लोगे, मतलब वो अज्यूम करें कि आप कोई हायर अथॉरिटी हो। और अगर आपसे पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर में ऐसा हो रहा है, तो एग्रीकल्चर जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो तो समझ आ जाएगा क्यों हो रहा है। बट आप क्या सॉल्यूशन लोगे, एंड योर आंसर विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन। ठीक है, ये तो मैं वही बता रही हूँ, नॉलेज बहुत बड़ी है। और सब इंसान का कंटेंट, चीज़ें सब अलग होती हैं, बट एट द एंड वो जो बोलना चाह रहा है वो समझो कि सही सेम है कि नहीं है। इज दैट मेकिंग एनी सेंस और नॉट। ये सीएनआर यही होता है कि बैंक कमर्शियल वाला आरबीआई को कुछ पैसे दे रहा है। अब ये बुक, कोई एकदम स्टैंडर्ड माइक्रो मैक्रो की बुक पढ़ोगे, अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट की, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लाइन लिखेंगे, बहुत डिफिकल्ट। समझ आ रही है, बट बेसिक मतलब यही होगा। अगर आप उसको गूगल करोगे ना, सिंपल वर्जन यही आएगा उसका, कि पैसे दे रहे हैं हम। ये मतलब है, समझो, फ्रेमिंग सीखो। और जब प्रिलिम करने बैठोगे तो बुक की लाइन याद आएगी या उसको सॉल्व करने का तरीका ढूंढोगे कि कैसे सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। क्योंकि एज इट इज बुक तो छापेंगे नहीं प्रिलिम वाले इतने, तो अब कंपटीशन देखा कैसे बढ़ रहा है, कितना एक्सट्रीम कंपटीशन है। एज इट इज बुक तो प्रिंट कर नहीं देगा कोई भी कि ये है ये कर दो, तो फिर कोई भी क्वालिफाई कर जाएगा। दिक्कत क्या है, कुछ तो बेसिक्स आएंगे, बिल्कुल आते हैं। जैसे मैंने मॉनेटरी एग्रीगेट बताया, वो पूछ लेते हैं ऐसे ही। ये ऐसे इम्पैक्ट पूछ लेते हैं, कुछ करंट पूछेंगे आपसे कि अभी क्या चल रहा है। और ये नहीं पूछेंगे कि रेपो रेट बताओ अभी, वो ये पूछेंगे कि एनालाइज करा है इस बच्चे ने कि नहीं, ये चेक करो। ये चेक करो कि क्या इसको ट्रेंड पता है कि इंक्रीजिंग पे जा रहा है, डिक्रीजिंग पे जा रहा है। हाँ, ये मेरे नोट्स पता है बेसिकली ऐसे हैं कि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आप नॉलेज हमेशा इन्हांस कर सकते हो। मैंने ये नहीं बोला इसी में कन्फाइंड रहो, यू कैन रीड मोर, नो लिमिट, बट बेसिक शुड बी स्ट्रॉन्ग। और आप जो पूछ रहे हो, ट्वेल्थ की बहुत बुक्स है, एनसीईआरटी है, संदीप गर्ग है, ये ट्वेल्थ की हैं स्पेसिफिकली। हाँ, देखो, अगर नेशनल जीडीपी वगैरह में है तो मैक्रो पढ़ो। इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो इंडियन इको नाम की बुक ही है। स्टैट्स का कोई काम नहीं तो स्टैट्स की बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी तब पढ़ना जब हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज ये बात करें। हाँ, जैसे मैंने इससे पहले वाला जो यूनिट कराया था जीडीपी वाला, वो मैक्रो का इतना बल्क, इतनी मोटी बुक होगी तो उसमें इतना तो वही कवर हो रखा है। हाँ, वो सब है उसमें, अगर आप पढ़ोगे ना, बैंक मनी एंड बैंकिंग नाम का चैप्टर है उसमें पूरा। 11th की है या 12th की, वो एक बार देख लेना, बट मैक्रो। हाँ, क्योंकि 11th में आई थिंक स्टैट्स है और एक और सब्जेक्ट है। हाँ, स्टैटिस्टिक है और माइक्रो है, और 12th में चला जाएगा इंडियन और मैक्रो। तो इंडियन और मैक्रो पढ़ो, स्टैटिस्टिक का कोई काम नहीं है आपको इस चीज़ में। वो आपको अगर कुछ और करना है तो आप पढ़ो स्टैटिस्टिक वगैरह, बट इसमें काम नहीं है। ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा, जब हम चीज़ें करते हैं ना, हमारी दिक्कत ये भी है कि हम मैक्रो में ही देख रहे हैं, हम माइक्रो में डील ही नहीं कर रहे हैं ना। हम देखते हैं एज अ इकोनॉमी, एज एन इंडिविजुअल भी तो किसी को देख लो। अब ये भी बहुत मुश्किल है कि आप एज एन इंडिविजुअल किसी को देख नहीं सकते, बट थोड़े ग्रुप बना के तो देखो। क्योंकि फिर से ये इनइक्वालिटी का इशू आ जाएगा कि आप कितने भी पॉलिसी लो, आप देख मैक्रो के टर्म्स पे रहो, माइक्रो छूटता जा रहा है, ये भी इशू होता है। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो क्या क्या कर सकते हैं। इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज्ड,
कौन कौन से मेजर्स दे सकते हैं, सारे इंक्लूड करके बोल दो कि किसको बढ़ाएंगे किसको कम करेंगे। क्या करेंगे? CRR। तो बेसिकली अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन पे जाना है या एक्सपेंशन पे जाना है? तो आप जो भी पॉलिसी यूज करोगे उसका रिजल्ट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ठीक है? तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि RBI डील कर रहे हैं तो मॉनेटरी टर्म्स में CRR बढ़ गया। और बढ़ा दो। हाँ हाँ, SLR भी बढ़ा दो। और अब ओपन मार्केट में आप क्या करोगे? बाय करोगे या सेल करोगे? सेल कर दोगे। सेल करने से क्या होगा? सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। आपने सिक्योरिटी बेचा, आपने गवर्नमेंट से पैसे ले लिए, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं बचे, कंट्रैक्शन हो रहा है। जैसे कंट्रैक्शन होगा इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आने लग जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है? और फोर, बैंक रेट भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, इतना इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं चाहिए आपको, बैंक रेट इंक्रीज कर दो। और रेपो रेट बढ़ाऊं कम कराऊं? बढ़ेगा। और रिवर्स रेपो इसी में आ गया। अब जो स्टैंडिंग लिक्विडिटी या क्या था, SDR L, ये बढ़ेगा कम होगा? ये भी बढ़ेगा ना। ये फैसिलिटी आप बढ़ा रहे हो, मतलब ये क्या है? आपको मोटिवेट करना है ना उन लोगों को कि वैसे इसको ये बढ़ेगा कम होगा, इस इम्पैक्ट पे देखते ही नहीं। हमने इंट्रोड्यूस करा है लिक्विडिटी को टैकल करने के लिए कि लिक्विडिटी को कैसे मैनेज करना है, इसको इतनी जल्दी हम टच नहीं करते। ये किसके उस पे आया था? रिवर्स रेपो के कौन से वाले में? AC बंद करना है, डिसाइड, ठीक है। तो समझ आ गया ये। और हमारा रिजर्व रिवर्स रेट कब हटा था? हाँ ठीक है। और ये इसको क्या हटाना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आपको लग रहा है? देखो, कभी भी आंसर लिखते हैं ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लिखना, दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा सोच के चलना है, क्योंकि हम एकदम सपोर्टिव नहीं हो सकते, एकदम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? और उसके बाद हमने फिर से रिवर्स रेपो को तो ओवरनाइट वाली फैसिलिटी हटा दी, उसके बाद हम फिर से क्या करें, मई में हमने क्या कर दिया, रेपो रेट को फिर बढ़ा दिया। तो इवेंचुअली ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर जब आपको यही करना था तो आप ये लाए क्यों? तभी कर लेते, कोई फायदा तो हो नहीं रहा ना कि उसको भी इंट्रोड्यूस करा, अब इसको भी बढ़ा दिया। एट द एंड आपको तो इन्फ्लेशन को टैकल करना था, यही आप कर देते। वाई टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट, वाई टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स? कोई रीज़न नहीं है ना। रिवर्स रेपो तक हो गया था, LAF के अंदर दो चीज़ें थी। और 2011 में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी थी। ये क्या करता है, इमरजेंसी में एक बैंक को लोन चाहिए, ठीक है? ये जब मैं बता रही हूँ, हाँ ये नया कॉन्सेप्ट है, 2011 में लिख लो, इन 2011 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड। स्टैंडिंग में लिख देती हूँ, हाँ MSF 2011 में आया है। देखो मत अभी, लिख लो पहले, चलो। कब आया ये याद रखना है इसको। और इसका काम भी ना सिमिलर सा है थोड़ा सा। इसका काम है ओवरनाइट लोन ग्रांट करना, ओवरनाइट एक्सेस लोन ग्रांट करना, ठीक है? अब आप सोचोगे मैम रिवर्स रेपो भी तो ऐसा ही है, रेपो रेट भी ऐसा ही है ना? बट ये क्या कर रहा है, ये रेट हाई लगा रहा है, लाइक हमेशा 0.25% हायर देन रेपो रेट पे देगा। तो आपकी कंट्री में सबसे ज़्यादा यही होगा, क्योंकि आप ये लोन एक दिन के लिए नहीं ले रहे हो, ये ले लंबे टाइम के लिए ले रहे हो। बट मैंने क्या बोला था कि रिवर्स रेपो में या SDR वो जो स्टैंडिंग वाला था, उसमें हम कर रहे थे कि एक दिन की भी फैसिलिटी है, इसमें ये नहीं है। इसमें है कि आपको लॉन्ग टर्म मिलेगा, एक दिन में हम दे देंगे,
इमरजेंसी के लिए देंगे अगर सडनली बहुत इमरजेंसी है, बट इसका रेट हाई देंगे। रेट हमेशा 0.25% हायर होगा आपके रेपो रेट से। अगर आपका रेपो रेट 6.5 है तो ये हमेशा 6.75 होगा। समझ आया? डेफिनेशन लिखवा दूं? आरबीआई पैसे देगा कमर्शियल बैंक को? नहीं, लोन ले रहे हैं, कमर्शियल बैंक लेगा आरबीआई से, नॉर्मल लोन है ये भी एक फैसिलिटी है। देखो बहुत सारे नए नए फैसिलिटीज आए हैं, क्योंकि हमें, आप अगर 2011 सोचो ना, बैंकिंग अवेयरनेस स्प्रेड हो रही थी। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, तो कुछ और पूछा था उसने, मैंने, ठीक है फिर वही है, आरबीआई ने पैसे दिए हैं कमर्शियल को, क्योंकि कमर्शियल ने लोन लिया है, बट रेट हाई है। तो एक डेफिनेशन लिख लो, MSF इज अ विंडो फॉर बैंक्स to borrow from the RBI, to borrow from the RBI in an emergency when interbank liquidity dries up completely। कोई और बैंक पैसे नहीं दे रहा है, ड्राइज अप कंप्लीटली, ड्राई, पूरा खत्म हो गया एकदम। when the interbank liquidity dries up completely, इतनी इमरजेंसी है कि अब तुरंत लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। तो अब आपको एक बात बताओ, इतने शॉर्ट में बैंक अगर आपको कुछ अवेल करवा रहा है तो कुछ चार्ज तो लेगा ना, तो हमेशा 0.25% हायर लेगा। कितने से? रेपो रेट से। लिख लो। अब और एक और चीज़, इसमें एक और चीज़ है, ये भी 2% ऑफ NDTL की ही लिमिट पर लेंगे। तो आप एक चीज़ देख रहे हो, इन शॉर्ट आरबीआई वगैरह ने कुछ ये करा कि एक्सपेंशनरी टर्म्स पे ही हम चल रहे हैं, कि थोड़ी सी कैपेसिटी और बढ़ा दी, लुकिंग एट द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी, कि पैसे चाहिए हमें अभी और, है ना। क्योंकि कुछ, वो तो आपने देख लिया, क्या वो 2% जो हमने पढ़ा था वो अलग नीड है। अभी इमरजेंसी में मेरे को अगर 2% चाहिए, ये वाला 2% मैं लेके चलूंगी, 2% रहेगा तो दो और एक्स्ट्रा जुड़ गया मेरा, कि वो मैंने उस टर्म्स पे ले लिया कि वो वाला जो मैंने पढ़ाया था ना आपको रेपो रेट में, कि रेपो रेट के अंडर वो आ गया 2%। इसमें क्या करा, इसमें और 2% जो आपने निकाला, ये आपकी लोन वाली एबिलिटी को और बढ़ा देता है, और लोन मिल सकता है हमें, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का एक्सपेंशनरी पॉलिसी ही हो गया, क्योंकि अब कैपेसिटी बढ़ गई ना एक बैंक की लोन लेने की। अगर ये नहीं होता, और लिमिट रखनी भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंडर लोग कितना भी लोन लेते रहें इमरजेंसी फंड्स कह के, तो इसकी भी तो एक लिमिट रखनी पड़ेगी ना। इसकी लिमिट है कि 2% तुम्हारा जितना भी NDTL है उतने ही लोगे तुम। अगर वो लिमिट एक्सीड होगी आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कितने भी इमरजेंसी में जा रहे हो, कितनी भी आप बैंकरप्ट हो रहे हो, हमें नहीं पता। आपको यही क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, जो अब मैं बैंक हूँ, मैं डिसाइड करूँगी ना मुझे लोन रेपो रेट के अकॉर्डिंग लेना है या इसमें लेना है ना। रेपो रेट की भी कंडीशन है ये 2%, इसकी भी यही कंडीशन है 2%, ठीक है। तो अगर मैं 2% से 3% कर दूँ, इसमें भी आप देखो तो फिर से एक्सपेंशनरी आ सकता है कॉन्सेप्ट, वैसे भी उसी में ही है, ठीक है। इमरजेंसी के लिए है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, हाँ। ठीक है, कि अगर आप इतना शॉर्ट टर्म पे अवेल कर रहे हो तो कुछ तो बैंक बोलेगा ना मुझे मेरी कॉस्ट चाहिए, आरबीआई बोलेगा। तो 0.25% अबव रेपो रेट है, और ये इतना हाई है ना कि इसको हम सीलिंग रेट बोलते हैं, कि इतने पे सील कर दो, इससे ऊपर बैंक में कोई रेट नहीं लेंगे हम, ठीक है। हाँ, जो वो था रेपो रेट था ना, क्या बोल रहे हो? हम्म। लिख लिया कि 0.25% है अबव योर रेपो रेट, पहली चीज। 2% ऑफ NDTL, इसकी भी लिमिट है, दूसरी चीज ऑफ NDTL अलाउड है, ठीक है, अनदर 2% अलाउड है, इसके अंडर ले सकते हो आप। ये पता है, ऐसे डैश डैश डाल के की पॉइंटर्स देखना है, इसको सेंटेंस मत फ्रेम करना, पहले तो डेफिनेशन लिख ली ना, आप उसके अंदर लिख लो कि अनदर 2% ऑफ NDTL इज अलाउड, अनदर 2% ऑफ NDTL इज अलाउड। हाँ हाँ, लिमिट है ये, क्योंकि फिर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैंक
कितना भी लोन लेता रहेगा कि हमें इमरजेंसी है, आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि फिजिकल डिसिप्लिन नाम की चीज़ है जिसे हमें मेंटेन करना है, ये बात होती है। वो उसका है। हाँ, नहीं यार देखो, ये लिमिट्स हैं, आप टोटल करके चल सकते हो कि हाँ 4% की फैसिलिटी मिल रही है, बट आप उसकी 2% ही लेके चलो, क्योंकि लोन तो आपको एक चीज़ के अकॉर्डिंग ही मिलेगा ना, या इसके अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग। तो ये बात है ना कि 2%, हाँ 4 बोल सकते हैं कि अनदर, मैंने बोला इसीलिए कि अनदर 2% इज एडेड, तो मतलब और मिल रहा है। बट अब मैं इस 2% को एग्जॉस्ट करके फिर से इसी क्राइटेरिया में लोन नहीं ले सकती, और सिमिलरली रेपो रेट का 2% एग्जॉस्ट करके मैं उसके अंदर लोन नहीं ले सकती हूँ, ये मतलब है। समझ आया? एक और की पॉइंटर में लिख सकते हो 0.25% अबव रेपो रेट, ये लिख लिया होगा। और लिखो MSF इज ऑल्सो नोन एज सीलिंग रेट, सील हो गया, उससे ऊपर आप नहीं ले सकते, दैट इज द हाईएस्ट रेट। इस ये हाईएस्ट रेट माना गया है, इसको सील कर रहे हैं कि इतना, इससे ज़्यादा और कौन लेगा, इतना ही है ना, इमरजेंसी में दे दिया 0.25% अबव दैट। हाँ, सीलिंग रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब लिखो सीलिंग रेट माइनस फ्लोर रेट। फ्लोर रेट किसको बोलते हैं? रिवर्स रेपो रेट को। फ्लोर, हाँ पहले तो मैंने क्या बोला, सीलिंग रेट। जो सीलिंग रेट है वो किसको बोलते हैं? हाँ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को। और जो फ्लोर रेट है वो आप बोलोगे रिवर्स रेपो को, क्योंकि वो कम है ना। देखो ये रेपो से ज़्यादा है, वो रेपो से कम है, इसलिए इन दोनों को आपने एक्सट्रीम पे रखा है। ये आपका MSF ऊपर 2.5 0.25, और ये 0.25 नीचे, रिवर्स रेपो। हाँ, और रेपो रेट का भी नाम बताया हुआ है ना मैंने, पॉलिसी रेट बोलते हैं उसको, लिख लिया ना स्लैश डाल के? ठीक है, अब लिख रही हूँ, पहले ये लिख लिया। अब लिखो सीलिंग रेट माइनस फ्लोर रेट इज इक्वल्स टू, सीलिंग रेट माइनस फ्लोर रेट इज इक्वल्स टू पॉलिसी स्प्रेड, या पॉलिसी की रेंज, इस पॉलिसी के बीच में रहती है ज्यादातर, पॉलिसी स्प्रेड या पॉलिसी रेंज। इसके बीच में रहेगा, ये रेंज है एक तरीके का, ठीक है, किसका? सीलिंग रेट और ये आएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पर आपका आगे पूरा क्वांटिटेटिव टूल खत्म, पूरा जितने हैं, MSF है, स्टैंडिंग फैसिलिटी है, रेपो, रिवर्स, उससे पहले आपके ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। इन दो तरीकों से ही हम इम्पैक्ट करेंगे अपनी इकोनॉमी की मॉनेटरी सप्लाई को, मनी की सप्लाई को। लिख लो क्वालिटेटिव टूल्स बाय RBI, सेकेंड टॉपिक। इसी के अंडर था ना जो दो क्राइटेरिया पढ़ा था हमने, क्वांटिटेटिव था और एक क्वालिटेटिव था, उसके अंडर ये वाला बात करेंगे। और नाम से ही लग रहा है, तो वैसे क्या होगा, ये ये अमाउंट को नहीं करेगा, ये डायरेक्शन को बदलेगा, है ना। अमाउंट अगर 1 लाख है, 1 लाख ही रहने दो, बट मिल किसको रहा है ये देख लो, डायरेक्शन बदल दो, इससे भी तो बदल जाएगा ना। एक बात बताओ, मैं एक इकोनॉमी में पैसों को संभालना चाहती हूँ, वो मैंने देख लिया, मैंने सोचा यार मैंने इतना पॉलिसी में बदल दिया, अब नहीं बदलूंगी, मैं डायरेक्शन बदलती हूँ, मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट लगा देती हूँ कि इतना पैसा इनको तो मिलना ही चाहिए, एग्रीकल्चर वालों को। अगर 40% एग्रीकल्चर वालों को मिलना ही चाहिए और नहीं मिला है, और मैंने एक रिक्वायरमेंट लगाई है कि इसके अलावा किसी और को लोन नहीं देंगे, तो नहीं मिल सकता ना, वो पैसे तो उधर ही रहेंगे। और मैं लायबल हूँ टू द गवर्नमेंट एंड RBI, बैंक हूँ मैं, तो मैं किसी और को नहीं दे सकती। तो क्वालिटी में क्या बात करें, वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन, नॉट द अमाउंट। किसको मिल रहा है, कितना, कैसे मिल रहा है, कौन सी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कर रहे हैं, है ना। कुछ हम उनको जाके इनफॉर्मली कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कुछ बैंक्स को कि कैसे आपको डील करना है, ऐसे करेंगे, क्वालिटी मेथड यूज़ करेंगे। इसमें कोई भी रेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो पहला तो डेफिनेशन लिख लो, दीज आर द टूल्स which affect which affect the direction of
फ्लो ऑफ मनी, किस डायरेक्शन, यस, बट बहुत बड़ा हो गया ना। आप एक बात सोचो, आप रेपो इतने सारे जो रेट पड़े हैं या चीज़ें पड़ी हैं उसको छू ही नहीं रहे हो, तो एक इन शॉर्ट इट इज़ अ बिग डिफरेंस। देख लिया, दीज आर द टूल्स विच अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द मनी फ्लो एंड नॉट द अमाउंट। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक ही है। हाँ, इसमें कुछ नहीं, मतलब पता होना चाहिए क्या है, बट हाँ एज सच कुछ, नॉट द अमाउंट। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन, नाम से क्या समझ आ रहा है इससे, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। कि अगर मैंने बोला है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना लोन मिलना चाहिए तो उतना ही मिलना चाहिए, इतना डायरेक्ट मैंने कर दिया, फॉलो आप करोगे। इस तरह से भी हम पैसों कहाँ फ्लो कर रहे हैं हम कंट्रोल ही कर रहे हैं ना। अगर सोचो मैं ऐसे कर रही हूँ कि 40% जब तक एग्रीकल्चर वालों को लोन नहीं मिलेगा आप किसी और को नहीं दे सकते, तो इन शॉर्ट आपका आधा लेंडिंग तो रिजर्व हो गया ना फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। वैसे ही आपका फ्लो ऑफ क्रेडिट कंट्रोल हो गया है, ये हो गया ना, ऐसे हो गया आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल। मैं लेंड ही नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को तो एग्रीकल्चर वालों को देना है इतना, ऐसा। हाँ, देखो, एग्रीकल्चर वाले लोन नहीं लेने आएंगे, इफ़ इन केस है ना, उन्होंने लोन नहीं लिया, फिर से कमर्शियल बैंक के पैसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए इकोनॉमी में, तो जब पैसे नहीं गए तो पैसे है ही नहीं लोगों के पास, तो इन शॉर्ट ऐसे डील होता है। समझ आया? तो इसके अंदर पहले लिख लो मार्जिन रिक्वायरमेंट, फिर सॉर्ट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। हाँ, कुछ देखो, कुछ तो मैंडेटरी है, लेकिन जब स्पेसिफिकली इन्फ्लेशन आता है ना तो आप पढ़ोगे कि हम ऐसी स्कीम लाएं जिसमें इतना तो बैंक को देना ही पड़ेगा। दैट इज योर ये डायरेक्शन। मैंने ये नहीं बोला कि आपको इतना परसेंट करना है, वो करना है, करना है, मैंने बोला इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में सॉर्ट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, दैट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, किसको लोन देना है किसको नहीं देना, यू आर बीइंग वेरी सिलेक्टिव इन दैट, कॉमा, गिविंग इजी लोन्स, गिविंग इजी लोन्स टू सम सेक्टर्स, इजी लोन्स दे रहे हो, किसी किसी को बहुत इजीली कितना लोन दे रहे हो। और इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, कोलैटरल रिक्वायरमेंट। अगर मैंने बोला कि अगर आपको लोन लेना है, गाड़ी तो एक रखनी पड़ेगी अपनी पर्सनल, उसका पेपर रखो, क्या सबके पास होगी? तो नहीं ले पाएगा इंसान लोन। इस तरह से भी अपना कोलैटरल रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट बदल सकती है, आरबीआई, कि बैंक पहले चेक करे कि आप जिसको लोन दे रहे हो, चेक देयर कोलैटरल कितना है, अगर जो हमने आपको रिक्वायरमेंट बोली है उतने हैं, उनको दे दो लोन। आधे से ज़्यादा पीपल वहीं फेल हो जाएंगे क्योंकि लोग ओन नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो लिख सकते हो कोलैटरल रिक्वायरमेंट फॉर एनी लोन गिवन बाय कमर्शियल बैंक, सम सेक्टर्स अब एंड नॉट टू ऑल, किसी किसी को दे रहे हो सबको नहीं देना। उसके बाद नेक्स्ट इसी के अंडर है, अच्छा मैं पूरा बताती हूँ, एक सेकंड रुको। सॉर्ट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, गिविंग इजी लोन्स टू सम सेक्टर एंड नॉट टू ऑल, नीचे लाइन डाल के दूसरी चीज लिख लो ऐसे करके, कोलैटरल रिक्वायरमेंट, कोलैटरल रिक्वायरमेंट फॉर एनी लोन गिवन बाय कमर्शियल बैंक, है ना, कोई भी लोन कमर्शियल बैंक दे रहा है, फॉर एनी लोन गिवन बाय कमर्शियल बैंक। आगे समझ? अब बैंक डिसाइड कर सकता है कि उसको एग्रीकल्चर को ज़्यादा लोन देना है या इंडस्ट्रीज को ज़्यादा लोन देना है, ये इसमें ये था। नेक्स्ट है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। सेम ही है थोड़ा सा, सेक्टर वाइज, इसमें तो मैंने कोलैटरल भी इंक्लूड, हाँ मैंने इसमें थोड़ा सा कोलैटरल भी कर दी, इसमें सेक्टर वाइज ही चलेगा, एग्रीकल्चर को इतना ही देना है। 40%, हाँ एम्प्लॉयड लाइक ऑलमोस्ट 40%, 30 अबव ही हैं,
और बहुत लाइक 16-70% ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो जीडीपी में, सबसे कम। हाँ, पता है दिक्कत क्या है? अवेयरनेस नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए है। रिच फार्मर्स आर टेकिंग दैट एडवांटेज। अभी भी आप देखो, राशन कार्ड्स जो होते हैं वो नॉर्मल घरों में भी किसी किसी के बने होंगे ना, हम उनकी फैसिलिटी भी ले रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए है। यही तो दिक्कत है। तो सबसे बड़ी मुझे तो इकोनॉमिक्स में दिक्कत यही लगती है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। और अवेयरनेस क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि लिटरेसी नहीं है। लिटरेसी क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आज भी हम कितना कम जीडीपी का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर। तो कैसे कंट्री ग्रो करेगी? जब चाइना जो थी उसने एचडीआई पे करा, उसका रिजल्ट सब उसे मिल रहा है, बहुत अच्छा ग्रो करी है उसने, ठीक है। और हमने क्या करा? हमने उस टाइम पे इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पे दिया, इंडस्ट्री से भी नहीं दिया जिस पे सही से देना चाहिए था। वो छूट ही गई बीच में, जिसके जैसे जॉबलेस ग्रोथ हुई, जो अभी तक हम फेस कर रहे हैं, है ना। तो ये हुआ था, समझ आ गया? प्रायोरिटी सेक्टर एंडिंग में आप लिख सकते हो कि loans are given out to the priority sectors of the economy, such as are given out to the priority sectors. समझ आए? जैसे कि मैंने, loans are given out to the priority sectors such as agriculture, comma MSME, medium small micro जो enterprises है, comma energy and food production जो कर रहे हैं उनको, कहाँ से बोलूँ? कॉमा रीन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोडक्शन, कॉमा हेल्थ केयर, ये सारे प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं हमारी इंडिया के। नेक्स्ट है, समझ आ गया? बहुत इजी है, ये थ्योरी है बेसिकली, क्रेडिट राशनिंग। मैंने क्या करा? मैंने कुछ सेक्टर का क्रेडिट कम करा दिया, ये बोल के कि अभी जो है इस सेक्टर को इतनी ज़रूरत नहीं है। सपोजिटली सर्विस, करंटली सर्विस सेक्टर में बहुत कम एम्प्लॉयड हैं, लेकिन ग्रो बहुत अच्छे से कर रहा है जीडीपी में, है ना। हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। तो हम सोचेंगे कि एग्रीकल्चर इज़ अ वल्नरेबल सेक्टर। एग्रीकल्चर हो गया, वेमेन हो गए, सारे वल्नरेबल में आते हैं, छोटे बच्चे, ये सारे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के, डिपेंडेबल पीपल, राइट। तो हमने ऐसा करा कि क्रेडिट को एक लिमिट लगा दी। कैसे? कि बैंकर्स रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ, लिख लो बैंक, हाँ इसके अंदर, बैंकर्स रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ credit, bankers restrict the amount of credit to particular sectors in order to ensure, to particular sectors in order to ensure enough liquidity, okay, for other sectors, in order to ensure enough liquidity for all sectors to borrow, for all sectors to borrow, हाँ, liquidity, हाँ, हम्म, दोबारा बोलो सही से। हाँ, मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो गया है बैंक का, लोग खुद लेंगे क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। हम चाहेंगे ना हम सस्ते में लोन लें, हमें कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। वो ऑफर इसीलिए करता है ना क्योंकि उसकी बैक वर्किंग बहुत अच्छी चल रही है।
इसलिए, और उसे करना पड़ेगा। देखो हमने अभी तक इकोनॉमिक्स ऐसे नहीं पढ़ी थी कि हमें समझ आ रहा हो, हमें लगता है अरे वाह यार ये कैसे कैसे इतना कम कैसे कर दे, इतने खुश क्यों हैं वो लोग। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि उन्हें देखना है कि हमारी इकोनॉमी में पैसे हैं ही नहीं, उन्हें पंप करने हैं, है ना। अगर पैसे इकोनॉमी में होंगे ही नहीं तो जीडीपी बहुत ज़्यादा कोलैप्स करेगी। जीडीपी को कोलैप्स हमें करने ही नहीं देना। मैंने बोला ना हम लोग ग्रोथ पे बहुत फोकस कर रहे हैं, डेवलपमेंट अभी भी पीछे छूट रहा है कि 6% से कम कैसे हो रही है, 10% चाहिए हमें। तो ये सब हम कर रहे हैं, और ये कैसे होगी जब लोगों के पास पैसे होंगे, प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिव हो रहा है आपका इकोनॉमी, सेक्टर सारा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें ग्रोथ हो रही है। समझ आया? समझ आ गया ना। वो बूस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कंट्री में पैसे नहीं है, और जब पैसे नहीं होंगे, लोग स्पेंड नहीं करेंगे, कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कंट्री ग्रो कैसे करेगी, और इनडायरेक्टली जीडीपी कैसे ग्रो करेगी, क्योंकि जीडीपी तो नंबर है ना, वो तो दिखेगा ना वहाँ पे, लगेगा जब टॉप ग्रोइंग कंट्री, फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री, ये सब कैसे दिख रहा है, इन्हीं से तो दिख रहा है ना, इन नंबर्स पे तो चेक कर रहे हैं बाद में। इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा मैटर को कंसर्न में रखते हैं कि इसको नहीं गिरने देना बस। समझ आ रहा है? हो गया, ये लिख लिया। Bankers restrict the amount of credit to particular sectors in order to ensure enough liquidity for all the sectors to borrow। किसी का रोक के बाकी को लेंड कर देना। ये लास्ट है moral suasion। इसमें क्या होता है, इसमें बैंक गाइडलाइंस बनाता है, इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस, जाके बैंक्स को बताता है कि आपको ये इतना लोन ऐसे नहीं दे देना चाहिए, है ना। आपको किसी को भी लोन देने से पहले उस इंसान की पूरी चेकिंग करो, क्या वो रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, है ना। आप आधी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दो कि आधे लोग को तो वैसे ही बैंक से लोन नहीं मिलेगा, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आधे लोगों के पास तो कोलैटरल ही नहीं है। आधे लोग तो उस क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं करते। आजकल जो क्रेडिट कार्ड वाली कंपनीज है वो आपको इतनी ईजिली लोन क्यों दे रहा है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि वो आपसे लोन ले जरूर लेंगे वापस कैसे भी करके। वो कैसे, और इतना हाई 35% इंटरेस्ट, 25% इंटरेस्ट, जहाँ बैंक आपको 9% 8% पे दे रहा है, वो यहाँ पे जो आपके क्रेडिट कार्ड्स वालों से लोन आप लोगे उनके इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। वो बहुत सिक्योर्ड है कि उन्हें मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो इंटरेस्ट पेमेंट ही चुका देगी सब। अगर एक 35% इंटरेस्ट पेमेंट ले रहा है, एंड रिजल्ट ना भी मिले बट इतने हर महीने इंटरेस्ट मिलेंगे कि एट द एंड थोड़ा रिजल्ट बराबर हो जाएगा, तो दे वर वेरी स्मार्ट, दे आर प्लेइंग फ्रॉम द माइंड कि ऐसे भी हम ले सकते हैं पैसे, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का हमेशा से मोटिव होता है टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। दे कैन नॉट चार्ज एक्सट्रीम इंटरेस्ट। जैसे ही वो एक्सट्रीम इंटरेस्ट देंगे लोग वैसे ही डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे कि हमें लेना ही नहीं है लोन। तो इसमें आता है कि इसमें पर्सनली इंस्ट्रक्शन दी जाती है टू द बैंक्स इनफॉर्मली कि आपको कैसे कैसे लोन देना है, किस किस को देना है, नॉर्मल डिस्कशंस हैं। आप मॉरली परसुएड कर रहे हो किसी को कि ये कर लो ये नहीं करो, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हो हेयर हियर आरबीआई साउंड्स सेंड्स, हियर आरबीआई सेंड्स इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन, informal information regarding particular instruction। मेरे को करवान इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। समझ आ गया? कोई डाउट अभी तक इसमें? यहाँ तक मैंने आपका ऑलमोस्ट टूल्स बता दिए मॉनेटरी पॉलिसी का, और इसी में आपको अगर समझ आया तो इन्फ्लेशन भी काफ़ी हद तक कवर हो गया है कि इन्फ्लेशन को कैसे आप टारगेट करोगे। जो बेसिक चीज़ें हैं ना, लाइक इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेंज क्या है, 4 से कितने परसेंट है, 2 से 6 तक की रेंज हमारी इंडिया की है, यूएस की कितनी है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वो मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी। अभी 1 घंटे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पिछले साल के, या अभी तक जितने आए हैं थोड़े से इसी चैप्टर के, और वही होंगे जो मैंने अभी तक इस टॉपिक पे पढ़ाया आपको, ठीक है। कर लो। नहीं बहुत बड़ा है ये, अभी नहीं खत्म, बट एक क्राइटेरिया खत्म है उसका, मॉनेटरी वाला। इसके बाद इन्फ्लेशन आएगा, उसके बाद सिक्योरिटीज थोड़ी और है,
थोड़ा सा बैंक्स है, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी। आता तो बहुत कुछ है। कल मैंने पढ़ाया है इसके कंपोनेंट्स। एक से ने चेंज देखने दो मुझे। शिट, पहले आप लोग बताओगे मेरे को, फिर अभी तो इसका पता चल गया, बट एक बार रिवाइज कर लो अभी तक के सारे सारे सब कुछ। नहीं। हाँ। हाँ। अब कमर्शियल बैंक के नहीं। हम्म। नहीं, जैसे अभी जो मैंने आपको बताया सीआरआर, उसी के साथ तो कर रहा है जाके, तो आरबीआई के पास तो वही डिपॉजिट आया है ना। ये सारे, और हमने उसे भी पढ़ा था स्टैंडिंग वाली फैसिलिटी में, वो एक्सेस मनी जो ले रहा है, वो एक्सेस मनी उनके पास जा रहा है, तो वो उनके पास डिपॉजिट हो गया ये सारे पैसे। हाँ। हम्म। हाँ, काफ़ी सालों के मिक्स्ड हैं, बट ये आपके आए हुए हैं एक्चुअल क्वेश्चंस, ये मैं खुद बना के नहीं लाई हूँ, ये आए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। पढ़ लो एक बारी, फटाफट रिवाइज कर लो, क्यों स्टार्टिंग से भी कर, नहीं इसमें मनी एंड बैंकिंग है वैसे। बताऊं? प्रिकॉश क्या बताऊं? प्रिकॉशनरी लाइक कोई भी प्रिकॉशन लेनी है आपको, हेल्थ, घर में हम सबको, हम इंश्योरेंस लेते हैं नहीं लेते हैं? लेते हैं। घर में फायर एक्सटिंग्विशर लगता है कि नहीं लगता है? फर्स्ट एड बॉक्स बनता है नहीं बनता है? प्रिकॉशनरी है। क्या ये पुअर पर्सन करता है? उसके पास है ही नहीं प्रिकॉशंस। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास इतनी इनकम ही नहीं है। उसके पास जैसे ही इनकम आएगी वो ये सोचेगा कि पहले खाना तो खा लें, ये तो बाद में देखते हैं, पहले उससे जिंदा रह लेंगे, लेट्स सी दैट सम अदर डे। वो हो गया फुलफिल तो वैसे ही ठीक है। हम लोग क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम है, हम उस इनकम में से निकाल के प्रिकॉशन में भी रख सकते हैं अपने लिए। जितनी इनकम बढ़ेगी मैं उतनी फैसिलिटी बचाऊंगी अपने लिए, मैं और अच्छी प्रिकॉशंस रखूंगी, है ना। और कुछ टॉपिक हो सकता है इसमें इंक्लूड नहीं हो जो अभी मैंने नहीं डिस्कस करो, तो वो मैं स्किप कर दूंगी आज। करो स्टार्ट। तो क्या क्या लगता है इसका क्या होगा? 1 and 2। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी। मैंने उस दिन बताया था हाई पावर्ड मनी क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको? मॉनेटरी बेस बोलते हैं, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ, ओके, फॉर्मूला याद है? ये क्या है? ये रेट है जिस रेट से बदलेगा कि मैं हाई पावर्ड मनी को इम्पैक्ट करूंगी, इन दोनों को मिला के आपका मनी सप्लाई में चेंज होगा। तो अब ये बोल रहे हैं, और मैंने स्पेसिफिकली कंपोनेंट्स इसीलिए लिखवाए थे क्योंकि ऐसा पीवाईक्यू आया हुआ है आपका। क्या पूछ रहे हैं कि आपके हाई पावर्ड मनी की क्या कंपोनेंट है। अब पहले मैं कॉमन सेंस लगा लूंगी कि हाई पावर्ड मनी एक नैरोड कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई नहीं है। एक्सचेंज रिजर्व से दूर दूर तक नहीं आते इसमें। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक बिल्कुल आता है, और करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक ये भी आता है। तो क्या होना चाहिए? 1 and 2। देख लें, देख ही चुके हो वैसे तो। अब ये बताओ, टेक 2 minutes एंड टेल द आंसर। टेक योर टाइम। अच्छा सॉरी, मोनेटाइज डेफिसिट अभी नहीं करा, ये नहीं आता होगा। ये आप गेस कर सकते हो। मैंने आपको बताया था ना, और बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, नॉन बैंकिंग, वो यही सारे हैं, स्मॉल फाइनेंस,
ये प्रॉपर बैंक्स नहीं है कि आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट। आप गए हो कभी स्मॉल बैंक फाइनेंस वाले में अपने? हैं? हाँ, ये सारे बैंक्स हैं। ये सारे बैंक्स के नाम है, बट ये बैंक का काम थोड़ी कर रहे हैं। थोड़ा सा गेस करो, अगर ये सोचो पेपर में आ गया। हाँ, तो पहले तो मेजोरिटी के हिसाब से चलेंगे। क्या लग रहा है? 1 and 2, दैट इज ए। बोलो, आप लोग भी बोलो कुछ। सब्जेक्ट टू CRR एंड SLR होते हैं ये। यस। सारे हैं। 1 2 3। ये तो करेंगे ही ना, क्योंकि इसके थ्रू ही आप पैसे को संभालने वाले हो। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो ये भी पार्ट ले रहे हैं उसमें, क्योंकि इनको रेगुलेट तो RBI वगैरह के अंडर ही चीज़ें हो रही है ना। और इनकी बॉडीज अगर अलग होंगी तब भी उनको डायरेक्ट तो RBI कर रहा है। और दूसरा है 25% ब्रांचेस शैल बी इन अनबैंक्ड रूरल सेक्टर्स। ये मैंडेटरी है कि यही तो मतलब है ना, आपको रीच बढ़ानी है अपनी। आप सिर्फ शहर में बना लो बैंक, गांव में बैंक ही नहीं, इसका कोई फायदा है? वो अभी भी बैंकिंग चीज़ों से अनअवेयर है, वही तो नहीं चाहिए ना। उनके पैसे तो आ ही नहीं रहे इकोनॉमी में। आप जितने घर पे रखोगे वो तो अकाउंट ही नहीं हो रहे पैसे। हमें जितने से ज़्यादा पैसे हो सकता है बैंक में लाने। समझ आया? तो इसका क्या आंसर है? 1 2 3। ये मैंने आज ही पढ़ा है। इसमें आप गेस कर सकते हो। या ये रहने दो, ये बैंक वाली क्लास में कराओ जिसमें मैं बैंक्स इंट्रोड्यूस करूँ। लेकिन आप अगर गेस करो तो व्हाट। हाँ, हाँ, वही मैं बोल रही हूँ। 1 2 3। 1 ओनली। दैट इज 1 and 3। 1 and 3। क्या पूछा है कि कौन से इंस्टीट्यूशन को परमिट करा गया है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं LAF में? LAF पता है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो वाली फंक्शनिंग में। तो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक तो कर ही सकते हैं। और कौन सा कर रहे हैं? देखो ना, ये इसकी फंक्शनिंग एकदम अलग है, ये कर ही नहीं सकती है। ये इसका फोकस सीधे रूरल एरियाज पर है। उसमें SLR RRR को हम मतलब CRR को नहीं देख रहे हैं। बट आपका जो कमर्शियल बैंक जो जो स्केड्यूल हो रहे हैं ना, मतलब ये किसी आर्टिकल के अंदर रजिस्टर्ड है। ये एज अ बैंक ही काम कर रहे हैं, जो एज अ बैंक काम कर रहे हैं वो इसके अंडर आ जाएगा। नहीं, मेंटेन नहीं, नहीं करते। वैसे CRR कहाँ से आ रहा है? रेपो रेट वगैरह मैं बोलना चाह रही थी, इफ आई सेड दैट। ये रिकॉर्ड रिजर्व रेशो ही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, आप सोच लो कैसे पढ़ना है। With reference to reserve ratio in the banking sector, consider the following statement. It is the percentage of deposit that a bank is mandated to keep with the RBI. ठीक है? Higher reserve ratio, जितनी ज़्यादा reserve ratio होगी, lower is the credit supply in the economy. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। यही मैंने मैंने यही मत आप समझ रहे हो मैं ये क्यों पढ़ा रही थी? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व ऐसे ही करोगे आप, जब आपको पता ही नहीं रिजर्व रेशियो को हैंडल कैसे करना है, कैसे करोगे? जैसे ही उन्होंने बोला रिजर्व रेशियो बढ़ा दो, अब इसको बढ़ाने की वजह से कमर्शियल बैंक विल लेंड लेस और एट हायर रेट्स। समझ आया? कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? लेस लेंडिंग करेंगे, जिसकी वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने का क्या मतलब होता है? कंट्रैक्शन हो रहा है इकोनॉमी में। और कंट्रैक्शन का मतलब कि सप्लाई लोअर हो गई है। तो इसका 1 and 2 ही होना चाहिए। ठीक है? ये भी आज ही पढ़ा है। डेफिनेशन एग्जैक्ट थोड़ी सी ऐसी है, पढ़ लो। इसी की मार्जिनल वाली डेफिनेशन पढ़ो एक बारी। ये याद आ रहा है? ये इसलिए बताया था मैंने। सी ही है। ठीक है?
ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, क्वेश्चंस देख लेना, अब आप किस तरीके से पढ़ोगे सोच लेना। हाँ बोलो। ये डेफिनेशन में लिखवाया तो है मैंने। तो चेंजेस बोलते हैं इसका मतलब, इतने एक्सट्रीम चेंजेस हो रहे हैं ना, जो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स निकाले हैं। जो आपका स्टैंडिंग वाला है ना, वो भी ओवरनाइट था, और जो 2011 में मार्जिनल वाला आया था, ये भी ओवरनाइट है। ओवरनाइट मैंने बोला ना कि एक दिन की इमरजेंसी हो गया तुरंत चले जाओगे लेने, दैट इज ओवरनाइट फैसिलिटी ना। और ये एक चेंज को सपोर्ट कर रही है ना। आपको कोई दिक्कत हो रही है उसको बचा लेगा, ये कहेगा नहीं नहीं रुको, आई एम हेयर टू प्रोटेक्ट यू। और इंटर बैंक मार्केट, ये मैंने बताया, जब आप और मैं बैंक्स हैं, वी आर फेलिंग, आप मुझे नहीं दे रहे हो लोन, तो मैं क्या करूंगी, आई विल गो टू द आरबीआई। लेकिन एक दिन के लिए लोन कौन देगा फॉर लॉन्गर पीरियड, ये देगा। समझ आया? तो क्या होगा इसका, बोथ। फिर से, नाबार्ड पता है, एग्रीकल्चर को मैनेज करता है, उसको ले लो माइंड में, मैंने बस आइडिया दे दिया कि एग्रीकल्चर की बॉडी है ये, ठीक है। नाबार्ड मैनेजेस योर एग्रीकल्चर। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स। अच्छा लिख रहे हो क्या आप लोग? मैं वेट कर लूँ क्योंकि टाइम तो है, आराम से अब क्वेश्चन ही डिस्कस करने हैं। लो फटाफट लिख लो, आप शॉर्ट में लिख सकते हो इसको, जल्दी जल्दी फोटो भी क्लिक कर सकते हो अगर करनी है तो। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है कि जो आप चीज़ें समझ रहे हो, क्या वो अप्लाई कर पा रहे हो यहाँ पर? अगर आप थोड़ी सी रीडिंग और कर लो, ये कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मतलब समझ आ गया है। दो चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे, और आधे तो कॉन्सेप्ट समझ के गेस से भी हो रहे हैं। इसमें भी गेस कर लो। क्या नहीं पता? रीजनल रूरल बैंक्स, ये नहीं पता ना? गेस कर लो, चलो आप गेस करो इसमें। अगर आप बैठे हो, ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सब आता होगा पेपर में। आई चेक, पहले आप सब बता दो। ए या डी, सोच लो। ना ए ना डी, 2 और 3। नबार्ड तो आ ही नहीं सकता, वन सिलेक्ट कैसे कर रहा था? आप नबार्ड कैसे सिलेक्ट कर सकते हो? नबार्ड मैंने हिंट पहले ही दे दिया था कि एग्रीकल्चर, अब बची हुई सारी चीजें हैं, वो एग्रीकल्चर है, स्पेसिफिकली वो बॉडी एग्रीकल्चर को मैनेज कर रही है, तो उसका इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसलिए उसको हटा ही दो। ऐसे क्वेश्चन में ना रूल आउट भी करना सीखो, कैसे किसको रूल आउट करना है। ऐसे कर दिया ना मैंने कि नबार्ड का इसमें क्या काम है, इसको तो रूल आउट कर दो, ऐसे करो। समझ आया? ये नहीं आती होगी ना, स्कीम्स थोड़ी बहुत पढ़नी चालू करो। अभी जैसे मैंने मनी बैंकिंग पढ़ा दी ना, उसकी गूगल करो क्या क्या स्कीम्स है फॉर मनी सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर, थोड़ा सा अवेयर करो अपने आप को। ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्कीम्स में से। करंट अफेयर इसमें क्या है? देखो अभी इसमें हमसे क्या लिखा तो है नहीं कि किस ईयर का है ये। अब ये हो सकता है रिटेल डायरेक्ट स्कीम किस ईयर में आई हो, कुछ क्वेश्चन वो स्टैटिक करंट से आते हैं प्रीलिम्स में। ये गेस कर लो एक बारी, अगर एलिमिनेट करो आप बैठ बैठ के पेपर में, बाई चांस आपको क्वेश्चन नहीं आता, आपने स्कीम कभी पढ़ी ही ना हो, अगर आप ओपन गेस करो, सी ऐसा होता है पेपर में सब कुछ नहीं आता होता है, और कहीं कहीं पे यू हैव टू गेस। इफ, हाँ, हम्म, मेरे को नहीं पता, मतलब ये 10 साल के मिक्स होंगे। वन ओनली कौन बोल रहा है, और गेस करो। बोथ 1 और 2, इसके लिए तो हमें स्कीम्स पढ़नी पड़ेगी। ले लो।
ये तो आता होगा, आई होप ये आता हो। प्लीज ये गलत मत करना। अच्छा, लिक्विडिटी ट्रैप नहीं आता होगा ना? अच्छा, बता ही देती हूँ इसी पे। ये ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको ये टर्म बता देती हूँ। अब इसके लिए ग्राफ समझा दूँ, उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। मैंने आपको बोला था कि इंटरेस्ट रेट से आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड इनडायरेक्टली रिलेटेड है, राइट? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप कम डिमांड करोगे, अपने हाथ में पैसे कम रखोगे। अगर इंटरेस्ट रेट बाई चांस इतने कम हो जाए, इतने कम हो जाए, तो आपके हाथ में जो पैसे हैं वो कितने होंगे? इनफाइनाइट। इतने कम हो गए, इतना इंटरेस्ट रेट कम हो गया है कि उससे नीचे गिर ही नहीं सकता है। इससे नीचे इंटरेस्ट रेट गिर ही नहीं सकता है। जब इतने से नीचे गिर नहीं सकता, तो इस पे आप देख रहे हो ये लाइन चलती जा रही है कि इनफाइनाइटली चलती रहेगी। इस सिचुएशन को बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। फंस गया आप। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी भी नहीं बचा सकती। कैसे बचेगी? इंटरेस्ट रेट इतना गिर गया, और कितना गिराओगे? क्या करती है बैंक्स, क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम कर दो, लोग ज़्यादा खरीदेंगे चीज़ें, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। बट इधर तो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी इतने गिरे हुए हैं, इसको कैसे बूस्ट करोगे? यहाँ पे फिर फिस्कल पॉलिसी आती है। ठीक है? तो basically liquidity trap is a situation when interest rates cannot fall beyond a point and there is an demand infinite speculative demand for money. अब ये पढ़ो सिचुएशन। समझ आ गया? बोथ वन एंड टू। क्यों? क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका स्पेकुलेटिव, और स्पेकुलेटिव इनफाइनाइट हो जाएगी जब आपका लिक्विडिटी ट्रैप होगा। ये दोबारा समझा दूं? दिखा दूं? पता नहीं, मैंने काउंट नहीं करे। ये कि एट्थ पता नहीं है, देखते हैं अभी। सी, अब ये बार बार हाई पावर्ड पे आ रहे हैं। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? इकट्ठा, कलेक्टेड, कलेक्टेड कैश। हाँ, सोच लो एक बारी फिर से। जो मैंने एग्जैक्ट लिखवाए हैं ना, एक बारी वो देखो। और उसमें से अगर आपके जो तीन टर्म्स हैं, आपने खोल रखा है कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसके? अभी बताती हूँ मैं, पहले सोच लो। थोड़ा सा माइंड को बॉगल करो। सोचा? अब एस्टिमेटेड गेस बताओ अपना, फिर मैं एक्यूरेट आंसर बताऊंगी। सबसे ज्यादा क्या एस्टिमेट लग रहा है, क्या हो सकता है एस्टिमेटेड गेस? ए, एक बात बताओ, करेंसी एंड कॉइन, पब्लिक के पास तो कॉइन होगा ही ना, आप उसको हटाओगे लेने से पहले? नहीं करोगे आप। एक इंसान बोलेगा मेरे पास 1000 रुपये, आप ये पूछोगे उसमें कॉइन्स कितने हैं, तो करेंसी कितनी है? ये सारा, सी, हमने लिखा था ना कि डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक की भी बात करी थी, यही तो है। कैश उसका जो पड़ा है वो भी तो पैसे ही है ना। और क्या है? डिपॉजिट हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद आरबीआई, डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई में आ गया ये। हाँ, ये अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई में आ गया। आरबीआई के पास गवर्नमेंट ने पैसे डाला तो हमने डिपॉजिट कर दिया ना आरबीआई के पास। समझ आ रहा है? समझ आ गया? तो इसके सारे ही ठीक है। हाँ हाँ, लिखो लिखो, आराम से लिखो। टाइम तो है, आराम से करो।
लिख लो या फोटो क्लिक करनी है वो कर लो जल्दी से। समझ आ रहा है आपको? कोई फोर्थ मतलब, सी, ये होता है इकट्ठा, कहाँ पे सारा पैसा रखा हुआ है उन लोगों ने, इसको बोलते हैं वॉल्ट। अच्छा एक चीज समझ आ रही है आपको? पीवाई क्यू देख के समझ आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ तो आइडिया मिल रहा होगा। मैं क्यों हाई पावर्ड मनी के बारे में बात कर रही थी, इसलिए कर रही थी। मैंने क्यों बताया कि रिजर्व रेशो को बढ़ाने कम करने से ये होगा, क्योंकि इससे पहले वाला आंसर आपका उसी से सॉल्व हुआ है। लिक्विडिटी ट्रैप समझ लिया है, समझ आ गया ना? उसके बाद बहुत डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करनी, अगर लिखना है तो लिख लेना, क्योंकि उसकी कोई सेपरेट क्लास नहीं है लिक्विडिटी ट्रैप की, क्योंकि वो पार्ट है आपका स्पेकुलेटिव डिमांड का ही, ठीक है? नहीं, नहीं, बस खत्म तो कर लो यार। ये भी नहीं आता होगा। ये तो आता है। हाँ, एक सेकंड बता रही हूँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये वो वाले मनी की बात कर रहे हैं। डियर मनी सस्ता और महंगा पैसा। अगर मैं, नियर इज लाइक बहुत आसानी से पैसे मिल रहे हैं, डियर इज वेरी एक्सपेंसिव टू बोर। अब कर, मैं फिर से, हाई इन, देखो नियर मनी मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, इट इज़ वेरी इजी टू बोरो। नियर, फिर से बता रही हूँ, इंटरेस्ट रेट्स आर लेस, वेरी इजी टू बोरो। एंड डियर इज इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई, एक्सपेंसिव टू बोरो। मैंने मतलब बता दिया, अब आप बता दो। लिखना है ना लिख लो, अगर नियर और डियर बताना है। हो गया? एक किसने बोला है? नियर मनी इज रेडिली अवेलेबल, ये पता है क्या बोल रहे हैं? ये क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं। ये ये इंसान सही बोलेगा जब तक उसे डियर मनी का मतलब नहीं पता होगा। आप शायद इसलिए सही बोल रहे हो क्योंकि मैंने नियर मनी का मतलब ये बताया हुआ है, जो जल्दी से। यस। अब जब सोचो, एक ही टर्म के ना बहुत मतलब हो सकते हैं। नियर मनी, अगर सिर्फ नियर मनी की बात कर रही हूँ एवोल्यूशन ऑफ मनी में, तो वो अलग है। वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो बहुत जल्दी से पैसों में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन इस टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, तो नियर मनी वो है जो मेरे को बहुत सस्ते में मिल रहा है। हाँ। हम्म। हाँ। आप नहीं थे ना कल की क्लास में, इसलिए वो मैंने बताया था कल। हाँ, उस हिसाब से आंसर करो ना। मैंने कल बताया था, आपका मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं। नियर मनी वो मनी है जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो पा रहा है, ठीक है? लिक्विडिटी उनकी हाई होती है। हाँ, बट अगर आप ये बात सुनोगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें दो चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि बहुत इजीली कन्वर्ट हो रहा है और इंटरेस्ट के साथ लिंक कर रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ डियर को पढ़ो, डियर पॉलिसी को, उसमें है कि पैसे बहुत महंगे हो रखे हैं बोरो करने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। बहुत सीधी बात बोली है। तो नियर तो उल्टा होगा ना, कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, इसलिए मैं आसानी से पैसे ला पा रही हूँ, तो ये। हाँ, लिक्विडिटी की जब बात कर रहे हैं, सी उसमें आपको सिंपल सी बात है, नियर की डेफिनेशन ऊपर लिख दी है, लेकिन वो नियर गलत है। वो पढ़ाई वो
कॉइन्स वाला और जो मैंने कल बताया था ना एवोल्यूशन ऑफ मनी, वो वाला नियर बात कर रहे हैं। सुन भी रहे हो? अरे आप लोन जो ले रहे हो, या ये जो कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी हो रही है, वही है कि हायर इंटरेस्ट रेट हो गया, है ना? जैसे हाई इंटरेस्ट रेट हो गया, क्या आप कुछ बोरो करोगे? यही बात है, ये डियर हो गया। हाई इंटरेस्ट रेट मीन्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बोरो समथिंग, एंड नियर इज लाइक इट इज़ वेरी इजी टू बोरो, बिकॉज मैं भी होती ना पेपर में, मेरे को भी ए और सी ही लगता। और मैं एक बार इसका आंसर एक बार चेक कर लूंगी, करवा लूंगी जिसने मुझे पीपीटी बनवा के दिया, ठीक है? 12th शेड्यूल्ड बैंक तो आपको आते नहीं, नबार्ड भी नहीं आता, ये आता होगा। वो पूरा मनी एंड बैंकिंग का डाल दिया ना उसमें, सोच के बोलना। अभी इसका मतलब बताऊंगी, पहले आंसर बताओ। 1 2 एंड 3। यस। सी एस, ये क्या था, मैंने एस एल आर क्या बताया क्या होता है, पहले पहले सोचा करो वो है क्या। किसमें से, किसके, किसके 18%? वो क्या है, अब उसको सॉल्व करो। टोटल डिमांड वाला जो मैंने आपको बताया था और लाइबिलिटी टाइम वाली, उसमें ये चीज़ें आ जाएंगी ना। आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है डेवलपमेंट लोन्स में स्टेट गवर्नमेंट के, वो आपका एसेट बन सकता है ना, इन्वेस्टमेंट है आपकी। और डेवलपमेंट लोन है कि कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी आपके लिए एसेट ही है, क्योंकि वो फ्यूचर में आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देगी। वो उधर आ गया राइट, एसेट में। और गोल्ड रिजर्व्स तो है ही है, एसेट है। और कैश विद बैंक तो वैसे ही बैंक का, आप में से कोई पूछ भी रहा था कि मैम एसएलआर में क्या क्या किस पे लगेगा, ये है वो सारा, पूछा था ना, ये है सारा। जैसे मैंने उसमें बोला था, वो सिर्फ कैश में मेंटेन होता है, कैश रिजर्व रेशियो, इसमें ये सब पे मेंटेन होता है, क्योंकि टोटल है ना ये। बैंक जो जो ओन कर रहा है, अगर बैंक का है कुछ तो भी हो सकता है इंक्लूड। हाँ, आप उसको एक बार स्टडी करना इनको घर जाके। तो इसका क्या लग रहा है, अच्छा इसका तो डी ही है, ठीक है, ये आता है। अच्छा आरबीआई किस ईयर में आया था, आरबीआई किस ईयर में आया था, अंडर विच एक्ट? ईयर बताओ। आरबीआई जो एक्ट होता है ना, वो हमेशा एक साल पहले आते हैं ज़्यादातर। और आरबीआई आपका काम करने लग गया था 35 से, ठीक है? अब बात बताओ, वैसे इसमें है नहीं बट ठीक है, ये भी मैंने बताया होगा। एक्ट वो लिख दिया ना मैंने, एक्ट एक साल पहले आ गया था 34, उसने अपनी फंक्शनिंग 35 में स्टार्ट करी थी। 1 2 3 दैट इज विच पार्ट, डी? हे भगवान, सब कैसे गलत हो रहे हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द बैंक्स। सी, पहली बात तो फेल कौन करने वाला है इतना इमीडिएटली, बैंक करने वाला है, तो उस पे बैंक को बचा रहा है लास्ट रिजॉर्ट पर एकदम। इस सी एक एक वर्ड पे हम फंबल करेंगे, अगर याद हमने क्या देखा बड़ी खुशी से, वाह लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये तो है ही वही, ये कल करवाए थे ना मैंने, याद है ना ये। अब क्लियर हो रहे हैं, इसलिए मैंने कराए थे कल। जिसको कल की क्लास वेस्ट लग रही होगी ना, अब थोड़ी सी प्रोडक्टिव लगेगी, लग रही है। यस। तो क्या मैंने बोला है, क्या है इसका? नहीं, हाँ, गवर्नमेंट का अलग से है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, उसमें अलग है। ये है कि बैंक अगर फेल करने वाला है तो लास्ट रिजॉर्ट यही है, आरबीआई के पास ही जाएंगे। इसी में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस भी आए थे। आप लोग भी बताओ थोड़ा सा, अब आप ही बताना नेक्स्ट। ये तो आना चाहिए, प्लीज सी, दैट्स व्हाट आई सेड, एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं इस कंपोनेंट्स में से।
ब्रॉड मनी कौन सा होता है? M3 ज़्यादातर, उसके बाद वाले को भी ब्रॉड बोल देते हैं। देखो पहले ही बोल दिया उन्होंने मोस्ट लिक्विड, वो तो गलत है, ये भी कल बताया था, बिल्कुल गलत है। यस और इजीएस्ट फॉर ट्रांजैक्शन कैसे? उसमें तो बैंक आ गया, बैंक इतना आसान थोड़ी ट्रांजैक्शन के लिए। 2 and 3 that is A। कॉइन्स इन सर्कुलेशन को ब्रॉड मनी में कैसे कैटेगराइज कर रहे हो? हाँ, यहाँ ब्रॉड मनी की बात हो रही है ना, बट है तो वो नैरो मनी ही ना। कॉइन्स जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो है क्या? नैरो मनी है क्योंकि मोस्ट लिक्विड है, इतना समझो पहले, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं ब्रॉड मनी के हिसाब से आप आंसर दो कि क्या ये लिक्विड है? नहीं है। क्या उसके अंदर जो कॉइन्स आ रहे हैं वो ब्रॉड मनी है? सिर्फ कॉइन्स ब्रॉड मनी है, सिर्फ कॉइन्स ब्रॉड मनी में डाल दी हूँ, पार्ट है। और थर्ड है ना आई थिंक इसका, इसको भी मैं हाईलाइट करती हूँ एक बारी, मैं डाउटफुल हूँ इसके लिए। ठीक है खत्म है इतनी। आई विल गेट दिस चेक्ड। 12 और 17 कभी कभी ना आंसर चेंज होते हैं बाद में जो आ रहे होते हैं। ये यही पॉइंट मुझे एक बार चेक कर। समझ आए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? अब जब आप बुक कोई भी रीड करोगे ना तो आप सोच लेना कैसे पढ़नी है चीजें। अभी तो 5:10 हुए हैं, क्लास 5:30 तक के। चलो लिखो, कुछ लिखवाती हूँ। खत्म है, अभी तो मेरे पास इतने ही थे। हाँ ठीक है। अच्छा मैं अब वो डिस्कस कर लेती हूँ जो पॉइंट्स मैंने उधर बताए थे। लिक्विडिटी ट्रैप बता देती हूँ एक बारी, सिचुएशन, ठीक है वो बता देती हूँ, और आपने जो पूछा वो बता देती हूँ। हाँ हाँ, ऐसा कोई बच्चा है जिसके पास इकोनॉमिक्स ऑनर्स था? नहीं ना, अच्छा। बट 11th, पहले तो बैंक स्प्रेड और बैंक रन पूछा ना मेरे से। बैंक स्प्रेड बेसिकली ना बैंक का प्रॉफिट है। आप खुद अपने अभी कुछ मत सोचो, आप खुद सोचो आप बैंक को, आप कैसे पैसे कमाओगे? बिल्कुल कुछ नहीं सोचना, बस ऐसे सोचना है कि यू आर अ बैंक, हाउ विल यू अर्न मनी, क्योंकि एवरी बैंक अर्न्स मनी। क्यों? टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सैलरीज हम देंगे उनके, बैंक देगा, ये सब वही करेगा। एक्सपेंडिचर जो है कुछ कुछ करवा रहा है, कुछ अपने अंडर कोई स्कीम अलॉट करवा रहा है ना, कुछ स्पेशल ऑफर्स दे रहा है, बैंक्स देते हैं ना कि आपको इतना ये ऑफर दे रहे हैं इतने टाइम के लिए। आपको वो तभी देगा ना जब उसके पास कुछ पैसा होगा। ये पैसे बैंक के पास कहाँ से आते हैं, जिसको हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? आप खुद सोचो, यू आर अ बैंक, यू हैव टू अर्न प्रॉफिट, हाउ विल यू अर्न प्रॉफिट? ऐसे स्टार्ट कर, लोन्स देके। अब लोन्स हो गया, मेजर पार्ट हो गया लोन, लोन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। माइनस आप किसी को पैसे दे रहे हो, किसको? हाँ, डिपॉजिट्स करते हैं हम लोग जाके बैंक में, उसमें आपको पैसे मिलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस ही मेजर आपका प्रॉफिट लाएगा, क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल पर होता है। आप किस स्केल पे लोन दे रहे हो वो बहुत लार्ज है, आपके बैंक में डिपॉजिट्स भी बहुत लार्ज टर्म पर आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा बैंक स्प्रेड। इसको बेसिकली बहुत लेमैन लैंग्वेज में, कि इकोनॉमिक्स का बच्चा नहीं है उसने बोलते प्रॉफिट चाहिए, आप बोलो, आप थोड़ा सा लिखो कि बैंक स्प्रेड्स आर रिड्यूस्ड, वो यहाँ आएगा। समझ आया? लिख बैंक स्प्रेड समझ आ गया। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बोरोवर्स
एंड द इंटरेस्ट रेट गिवन टू द डिपॉजिटर्स, ये है। और बैंक रन क्या मैंने बोला था कि कभी कभी ना बैंक छुपा के रखता है, वैसे तो हर बैंक की बैलेंस शीट रात में टैली होती है और फिर रिपोर्ट होता है आगे जाके, बट कभी कभी इट मैनेजेस टू लाइक लाई और चेक नहीं हुआ, उसका बहुत ख़राब सिचुएशन चल रही है, वो छुप गया। अब क्या होगा, सडनली आपने न्यूज़ पढ़े होंगे कि ये बैंक इज़ अबाउट टू रन इट्स ऑपरेशन, शट डाउन इट्स ऑपरेशन, या ये बैंक किसी और के अंडर जाने वाला है, मर्ज होने वाला है, या कोई और बैंक इसके ऊपर करने वाला है रूल, या इसके अपने अंडर ले रहे हैं ना। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बैंक इतना खराब सिचुएशन में जा चुका है कि वो सारे बैंक ने मना कर दिया उसे पैसे देने से, हम नहीं देंगे आपको। और आरबीआई फिर आता है, आरबीआई भी देखता है कि मैं इसे संभाल सकता हूँ कि नहीं, कि मैं उसे मैनेज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये मैंने आपको जो लिखवाया है इंग्लिश में, उसे एक बार आप रीड करो थोड़ा तेजी से, फिर मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। हाँ। समझ आया? अभी भी डाउट है? पूछ लो अगर है तो। समझ आ गया या डाउट है अभी? और किसी ने कुछ पूछा था ना मेरे से, वो तो मेरे को याद है, कुछ डाउट्स अभी तक। अच्छा आप देखें, अब आज जाके ना घर पे फिर से एग्रीगेट्स देखना। अब एग्रीगेट में देखा, कॉइन्स को सेपरेट करके पूछेंगे आपसे, एक एक कंपोनेंट के अंदर पूछेंगे कि एनबीएफसी के अंदर की कौन से कंपोनेंट क्या है कि नहीं है। अब इन्होंने देख लो करेंसी और कॉइन को भी ब्रेक कर दिया। अब हम कंफ्यूज हो गए कि करेंसी में कॉइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इवन दो हमने पूरे एग्रीगेट्स पढ़े हुए हैं। तो इसे जैसे जैसे आप पीवाई क्यू, इसीलिए मैं बोलती हूँ लगाने के लिए, कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, उसके बाद पीवाई क्यूज हम पढ़ते हैं, तो उससे समझ आते हैं कि किस एरिया में हमें और स्टडी करनी है। अभी मैंने देख लिया, अब मेरे को क्लियर हो गया ना कि यार मैं कैटेगराइज नहीं कर पा रही कि करेंसी और कॉइन्स एक ही में लेकर चलना है कि नहीं चलना, वहाँ पे वो हेल्प करेगा। ठीक है, अब लिख लो लिक्विडिटी ट्रैप। ये देखो अभी क्वेश्चन था, वैसे अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे उसमें है ये क्वेश्चन, लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट पूरा मैक्रो में। ये ग्राफ आपके दिमाग के लिए। इंटरेस्ट रेट लिख देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में था, इससे बता। अब ये लिखवा के उसके बाद देख लूँ मैं, कुछ इंपॉर्टेंट रह गया हो तो आज की क्लास में। एनडीटीएल हो गया, नेक्स्ट क्लास में इन्फ्लेशन से स्टार्ट करूंगी मैं, थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताऊंगी। मॉनेटरी पॉलिसी हो तो गया है, अभी मैं एक चीज़ बोलूँ, ये बोलूँगी तो आ जाएगा। ये क्या है? राइटिंग नहीं बोल रही, मैं कॉन्सेप्ट बोल रही हूँ कि ये चैलेंज ही ले लिया है ये तो। ये जो मैं स्पेसिफिकली लिख रही हूँ ना, दिस इज ये यूएस का है, उनका इन्फ्लेशन का वो है, क्या कहते हैं, ब्रैकेट है कि आपका इन्फ्लेशन या तो फिर 0 होगा या 4 होगा, इसके बीच में होगा। हम लोगों ने लिया है हमारा मिनिमम 2 होगा या 6 होगा, मैक्सिमम जा रहा है 6 जाएगा, मिनिमम जाएगा 2 जाएगा। कि इन्फ्लेशन 2 तक चला गया ठीक है, बट 2 से कम चला गया, हम डिफ्लेशन वाले स्टेज पे जा रहे हैं जो बहुत खराब है। डिफ्लेशन भी बहुत खराब है कि कुछ चल ही नहीं रहा है, स्लो डाउन जा रही है वहाँ पे इकोनॉमी, रिसेशन आ रहा है। और इन्फ्लेशन, हाँ, हाँ इन्फ्लेशन और ख़राब है, इन्फ्लेशन में चल रहा है। तो हमने एक लिमिट दी है, ये इंडिया की लिमिट ऐसी है, ये इंडिया का स्लैब है कि अगर आपका 4 में +2 है, बहुत ख़राब है, मैक्सिमम लिमिट पे आप पहुंच चुके हो। 4 -2 है तो ठीक है, 2 से 6 तक चलेगा, 6 से ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत है, 2 से कम हो गया तो दिक्कत है। ये बात है, ये स्लैब्स बताने थे मेरे को। वैसे मैं समझा चुकी हूँ कि इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, बस इन्फ्लेशन टारगेटिंग में जो पॉलिसी बनी थी ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो ये करेगी। हाँ अभी कोविड के आसपास गया हुआ है ना। हाँ
यस, इसीलिए वो सारे रेट्स बदले गए हैं। जब बात ये है ना कि सारे सारे डिपार्टमेंट में जब दोस्त बैठे हो ना तो कोई काम अच्छा ज़्यादा होता नहीं है। मैं भी दोस्त, अलग क्लास में भी मेरा दोस्त, हायर अथॉरिटी भी मेरा दोस्त। तो दोस्त क्या करेगा ना, वो थोड़ा छुपाएगा गलतियाँ कि ठीक है यार, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, ऐसे करेगा, है ना। वो फ्रेंडशिप को थोड़ी प्रायोरिटी में रख के थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि कुछ अलग करते हैं। आज से पहले के आप गवर्नर्स देखोगे और उनकी पॉलिसीज आप पढ़ोगे, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। उन्होंने नहीं फर्क पड़ा कि गवर्नमेंट हमारे में क्या सोच रही है, कर दो। होनी चाहिए ना कि फ्रेंडशिप इज ओके, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन और योर सेल्फ। आप क्या दोबारा बनोगे? आप ऐसे काम देख के तो मुश्किल ही है ना, अनलेस आपने वोट बैंक खरीद रखे हो कुछ और हो तो ये तो मिटा देती हूँ, ये तो मैं बाद में बताऊंगी इस बारे में। लिक्विडिटी ट्रैप, क्या बोला मैंने? इंटरेस्ट रेट इतना गिर चुका है, जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा आप कैश इन हैंड रखोगे। व्हेन इंटरेस्ट रेट कैन नॉट फॉल बियॉन्ड अ पॉइंट, एक पॉइंट से ज़्यादा तो नहीं गिर सकता ना। क्या बैंक जीरो इंटरेस्ट रेट पे रन करेगी? वन पे चलेगी, वन से कम नहीं जाएगी। तो इस रेट के बाद क्या होगा? इस रेट पे ही होगा कि आप अपने पास सारे पैसे हाथों में रखोगे, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करोगे, किसी बैंक बॉन्ड कुछ नहीं करोगे। तो इट इज़ अ रेट, या आप लिखो कि जब इंटरेस्ट रेट बियॉन्ड अ पॉइंट फॉल नहीं करेगा। इसको थोड़ा लाइन में बना लेना। कॉन्सेप्ट है ये। अभी जैसे अगर उस टॉपिक में मुझे लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब नहीं पता होगा, मैं सॉल्व नहीं कर पाती वो, है ना। इसलिए ये मतलब पता होना चाहिए कुछ चीज़ों के, एग्जैक्ट डेफिनेशन के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। बियॉन्ड अ पॉइंट इंटरेस्ट रेट डज नॉट फॉल, एंड व्हेन इंटरेस्ट रेट्स कैन नॉट फॉल बियॉन्ड अ पॉइंट, speculative demand for money becomes infinite। कुछ समझ आया कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट इतना गिर गया है तो आपकी जो इनकम होगी वो इनफाइनाइट चल रही होगी। ये लिखना नहीं है, ये मैं बस बता रही हूँ, ठीक है। ये लिक्विडिटी ट्रैप है आपका। अब इसमें मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगी? नहीं करेगी ना। कैसे हम फिर इसमें हम फिजिकल पॉलिसी लाएंगे, इसमें फिजिकल पॉलिसी आ जाएगी, एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, टैक्सेस कम कर दिए, फिर वहाँ लोग खर्च करना चालू कर देंगे, वैसे ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? अच्छा, किसी का डाउट है क्या कुछ? हम्म। क्या बोल रहे हो? हाँ। हाँ। हम्म। अरे यार, अच्छा। सॉरी। हाँ, गलती से डायरेक्ट मैसेज कर रही थी किसी को इस पे। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ। हम्म। ये किसका वो बोल रहे हो, उसका? क्वालिटेटिव टूल, हाँ, कह सकते हैं। एक बात बताओ, नहीं इसको, इसमें फिर आप रेट क्यों ला रहे हो? डिफरेंस की बात कर रहे हो ना, तो आप मार्जिन इसी हिसाब से दे दोगे डिफरेंस करके। आपको लोन देना है ना, और लोन किसको देना है? प्रायोरिटी वाइज देना है, सेक्टर वाइज देना है, क्योंकि अभी हम मार्जिन को रिक्वायर करके देख रहे हैं, हम रेट तो हिला ही नहीं सकते हैं। कोलैटरल के बेसिस पे इसका मतलब है कि मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा, एक स्टडी करनी पड़ेगी कि ये मेरे से अगर लोन लेने आ रहे हैं
तो मैं ऐसे ही लोन ग्रांट कर दूँ? आई हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट कोलैटरल्स। कौन से कोलैटरल? ये भी कुछ डिक्टेट करूँ? कुछ और डाउट्स? मैं देख लेती हूँ, अगर मेरे पास कुछ अच्छे पॉइंट्स है तो आई टेल यू। स्कीम्स तो मैं जैसे अगर बताऊँ तो टॉपिक वाइज दो, मनी एंड बैंकिंग उठाओ, अभी जो चल रहा है उस पर स्कीम्स देखो। नहीं भी समझ आए कि ये क्या है ये क्या है, बट पढ़ो तो कम से कम। रीसेंट से स्टार्ट करो, 2016-17 जब से ये गवर्नमेंट है ना बीजेपी, तब से जब एक पॉलिटिकली चेंज आता है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से सेम चल रही है, अब थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ है बट स्टिल मेजोरिटी उसी के पास है। समझ रहे हो? तो जब से एक कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को प्रमोट करेगी, मेक इन इंडिया जो बहुत उसने अच्छे काम करे भी है, हम इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, हमारी वैल्यू बढ़ी है बाहर के नेशंस के आगे, राइट? सो ये सब कैसे स्कीम्स को रीड करना है। अब जैसे इसके बाद में अगर एग्रीकल्चर पढ़ाओ गूगल पे या किसी में भी जाओ, हाँ अब अगर स्टार्ट होगी 1951 से, कोई फ़ायदा है इतना पढ़ने का? रीसेंट, हाँ रीसेंट तो आप तीन, पहली बात तो जितना आपका इकोनॉमिक सर्वे में बात हुई है, आते हैं स्कीम्स अपडेट होते हैं हर साल। हाँ कि जल जीवन मिशन में इस बार हमने ज़्यादा पैसा लगा दिया है, ये सब पता होना चाहिए। हाँ आपने जैसे या तो फिर आती हैं बुक्स वगैरह आती हैं अब कि स्कीम्स की सिर्फ बुक, उसमें आप थोड़ा चार्टो कि इस साल के बाद से पढ़ें, पहले वो पढ़ो। अवेयरनेस के लिए थोड़े आइडिया रखो, आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। कि आपसे पूछ रहे स्कीम चालू कब हुई है तो आपको पता ही नहीं होगा तो आप करोगे क्या? अब एक स्कीम जो 2001 में चालू हुई है, हो सकता है अभी भी उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हो। ये बीजेपी पहली बार बनी है? बीजेपी पहले भी थी, उसने तब भी कोई स्कीम्स आए होंगे टू मेंटेन द लेगेसी। अब हो सकता है वो स्कीम उठा के उसको इनहांस करे। अगर एक स्कीम हो सकता है 1986 की हो, वो अब इनहांस करेंगे कि अब उसके फंड्स हैं एंड अभी राइट हैं, अब कोई ज़रूरी थोड़ी कि अगले साल फिर से वही आएगा। अच्छा मैं ये लिखवाना भूल गई, डिफरेंसेस लिखना है, बैंक रेट और रेपो रेट में लिख लो। अच्छा रख लिया क्या सबने? जिसको लिखना है लिख ले। जो डिफरेंस मैंने आपको ओरली समझाया ना वही है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म हो गया, छोटे छोटे से इतने इतने दो लाइनर्स ही हैं, जिसका मन है वो लिख ले, नहीं है तो कोई। हाँ बैंक रेट और रेपो रेट। अब सुनो कुछ चीज़ें हैं ना जो मैं बोलूँगी और जो आपको एज इट इज़ दिमाग में रख लेनी है, उसका रीज़न भी दिमाग में ऐसे ही रख लो, उसे गूगल कर लेना जो करना है, बट वो ऐसे जो आपके एमसीक्यू आते हैं ना उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए वर्ड्स होते हैं। अभी आपको मैं इंटर बैंक वर्ड नहीं बोलती उस वाले टॉपिक पे, मार्जिनल वाले में, तो आपको समझ आता कि इंटर बैंक की तो बात ही नहीं करी है, क्या मतलब है इसका? तो कुछ वर्ड्स तो दिमाग में रख लेना। बैंक रेट उसका कॉलम बना लेते हैं, मैं भी लिख देती हूँ। अच्छा डिक्टेट कर दूँ? एक कॉलम बना लो, लॉन्ग टर्म, ये आपका बी आर हो गया, दैट इज बैंक रेट, या आपका हो गया रेपो रेट। दो दो होंगे मुश्किल से। लॉन्ग टर्म रेट हो गया बैंक रेट, और शॉर्ट टर्म रेट हो गया रेपो रेट। लिख लिया? और क्या डिफरेंस लग रहा है बताओ? हाँ लिख लो। बैंक रेट में कोलैटरल आपको नहीं सुना ना क्लास में? नहीं सुना ना? हम्म, मैंडेटरी नहीं है लॉन्ग टर्म में, बैंक रेट में, इसमें मैंडेटरी होता है। सिक्योरिटीज में डील करते हैं ना, बॉन्ड्स वगैरह, लिख लो, नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी। सिक्योरिटीज लिख लेना ब्रैकेट में। रेपो रेट में हम स्टार्ट ही बॉन्ड से करते हैं, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। बैंक रेट के नीचे लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ओनली कमर्शियल बैंक कैन यूज दिस मैकेनिज्म। एक क्वेश्चन था ना कि रीजनल रूरल बैंक क्या ये मेंटेन रेपो रेट यूज कर सकता है नहीं कर सकता, इसमें था एक, इसमें आ जाएगा पॉइंट। ओनली कमर्शियल बैंक हो गया उधर,
इसमें लिख लो ऑल क्लाइंट्स, ऑल क्लाइंट्स जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब कर सकते हैं इसके अंदर डील। और आज गूगल जाके करना, गूगल करना कि रेपो रेट कौन कौन अवेल कर सकता है। रेट जो है ना, कौन सी अथॉरिटी कर सकती है? क्या सिर्फ नबार्ड कर सकती, नहीं कर सकती? क्या रूरल बैंक कर सकती? कौन कौन कर रहा है? ठीक है, ये थोड़ा सा नज़र मार लेना अपने इस पे। अब लिख लो, समझ आ गया आई थिंक, 3 पॉइंट हो गया ना। अब दूसरा लिख लो MSF एंड रेपो रेट, उन दोनों के बीच में। हाँ देखो, है अभी मैंने क्या बताया, बहुत सारे रेट्स हैं, सिमिलर सिमिलर से साउंड कर रहे हैं, MSF और रेपो रेट। ये कब आया? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और वो कब आया? 1 में आया है। रिवर्स रेपो रेट आया है, हाँ तो लिख लो इन 2001, और वो आया है 2011, 1 नहीं सॉरी 2011 और 1991। MSF के नीचे देखो ओनली बैंक्स कैन टेक लोन, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बैंक नहीं होगा वो नहीं ले सकता। रेपो रेट तो सब ले सकते हैं, सेम पॉइंट, ऑल क्लाइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सेम रहेगा। दोनों की लिमिट याद है ना, लिमिट सेम चलेगी यहाँ पर थोड़ी, हाँ। हम्म जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, यूज्ड इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी। रेपो रेट कैन यूज एनी टाइम, यूज्ड अंडर द टाइम ऑफ इमरजेंसी, MSF है, और रेपो रेट है कैन यूज एनी टाइम। अच्छा अब आप लोग मुझे बताना MSF और बैंक रेट का डिफरेंस थोड़ा सा सोच के, क्योंकि दोनों लॉन्ग टर्म है। नहीं, दोनों लॉन्ग टर्म तो नहीं है, MSF तो शॉर्ट टर्म भी दे सकता है ना, बट इमरजेंसी में देगा। वो आपकी मर्जी है, क्या आप उसको 0.25% लोन एक्स्ट्रा दे सकते हो कि नहीं दे सकते, वो आपकी मर्जी है। बट इतनी इमरजेंसी है तो आपको MSF ही लेना पड़ेगा। तो बैंक रेट तो टिपिकली लॉन्ग रन ही चलता है, जो MSF है वो थोड़ा सा शॉर्ट रन भी चलता है। जाना है घड़ी देख रही थी, अब मेरी तो छूट गई। MSF में है शॉर्ट टर्म, बैंक रेट में लॉन्ग रन। और बैंक रेट में ना कोई सिक्योरिटी यूज़ नहीं होती है, कोलैटरल नहीं चाहिए होता है हमें, इसमें हमें चाहिए होता है। कुछ तो लोग हैं ना, आप इतना लोन दे रहे हो तो इतना इमरजेंसी में थोड़ा तो रखोगे कुछ, तो यूज़ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है उसमें, इसमें नहीं होता है। समझ आए उसमें इसमें क्या बोल रही हूँ मैं, समझ आ रहा है ना? MSF में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज़ होती है, हाँ। कोलैटरल नहीं चाहिए होता ना आपको, नहीं MSF में आपको चाहिए होता है, नहीं चाहिए। बैंक रेट में तो उसमें भी मैंने बोला था नहीं चाहिए, रेपो रेट के साथ जब बताया था ना। समझ आ गया? ऑब्जेक्टिव बता दो मॉनेटरी पॉलिसी की, अभी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर फालतू में ड्रैग करेगा। बोरिंग तो नहीं लग रहा है थोड़ा? ये है ऑनलाइन, वैसे इतना ही है बस। बस ही तो है, ज्यादा है ये। चलो फिर, मॉनेटरी टूल्स बता दिए मैंने, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के अंडर एक चार्ट बनवा दूंगी, ठीक है क्या हो गया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए, तो क्लास खत्म है। कल था ही नहीं। हाँ ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी।
है एक्स्ट्रा। हाँ हाँ, डाउट्स पूछना और नहीं समझ आया तो ये भी बता देना। आज समझ आया? आज पीवाई क्यूज भी देखे, आइडिया भी लगाए कि कैसे क्वेश्चंस अब पढ़ना कैसे है। मैं इसीलिए बोलती रहती पीवाई क्यूज देखो, यही रीजन है। जब जब टॉपिक होगा मैं ये कोशिश करूंगी कि उस टॉपिक के कम से कम 20 क्वेश्चन तो हो एमसीक्यू वाले। समझ आ गया ना? रिवाइज करना नेक्स्ट क्लास में। रिवाइज करके आना, ठीक है? सब समझ आ गया ना आज? ठीक है। समझ आ गया ना सब कुछ? बाय। समझ आया?